वेलकम एवरीवन। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल कवर किया था, आज पार्ट 2 को करने वाले हैं। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल के प्रश्न को। तो कल का प्रश्न क्या था जो कि वीडियो के अंत में मिला था? कल का प्रश्न ये था कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका आंसर कुछ लोगों ने कमेंट में दिया भी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 जून। अब क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को रक्तदान देने के प्रति मोटिवेट किया जा सके, जागरूक किया जा सके। चलिए इन्हीं जानकारियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। तो वीडियो का पहला प्रश्न क्या है? स्क्रीन के पे आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सीरोलॉजी, बी में हिमाटोलॉजी, सी में माइकोलॉजी और डी में A+B दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A+B दोनों। यानी रक्त के अध्ययन को सीरोलॉजी भी कहते हैं और हिमाटोलॉजी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हमारा रक्त समूह का खोज कौन किया था? ऑप्शन ए में है लैंडस्टीनर, बी में लैंडस्टीनर एंड विनर, सी में विलियम हार्वे, डी में सभी ने मिलकर। तो चलिए आंसर सोचिए इसका फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया। देखिए खोजा इन्होंने कब था? 1900 ईस्वी में, लेकिन 30 साल बाद 1930 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, RS फैक्टर का खोज कौन किया था? ऑप्शन ए में विलियम हार्वे, बी में लैंडस्टीनर, सी में लैंडस्टीनर एंड विनर और डी में जोहान्सबर्ग। तो RS फैक्टर का खोज किया था कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लैंडस्टीनर एंड विनर। कब किया था? तो आपको ईस्वी पूछ ले तो इसका सन क्या हो जाएगा? 1940 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए में है एंथ्रोसाइट, बी में ल्यूकोसाइट, सी में थ्रम्बोसाइट और डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंथ्रोसाइट RBC का वैज्ञानिक नाम होता है। अब WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रम्बोसाइट, जो कि रुधिराणु के तीनों पार्ट होते हैं। ABC तीनों आपको किसके पार्ट होते हैं? रुधिराणु के पार्ट होते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों लाइन से दिया है और तीनों का वैज्ञानिक नाम वही है, ABC में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। RBC का कब्रगाह किसको बोलते हैं? यानी RBC जमा कहाँ होता है, उसका ग्रेवयार्ड क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यकृत या पलीहा। सॉरी, यहाँ पे आकृति हो गया है, यहाँ पे यकृत होना चाहिए। ऑप्शन डी में यकृत या पलीहा। अब देखिए RBC का कब्रगाह यकृत या पलीहा को बोलते हैं। ये इसका डेथ कहाँ होता है? RBC का पलीहा में होता है। अगर WBC का डेथ पूछे कि WBC का मृत्यु कहाँ होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में ही हो जाता है। WBC का मृत्यु कहाँ होता है? रक्त में ही हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स की मृत्यु भी कहाँ होती है? पलीहा में। तो RBC और प्लेटलेट्स का मृत्यु पलीहा में, जबकि WBC का मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 7, बी में 7.2, सी में 7.4, डी में 7.5। तो ये लगभग सब लोग जानते हैं। ऑप्शन सी 7.4। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रक्त की प्रकृति क्या होती है, तो ऑप्शन देख के पता चलता है सबको कि रक्त की प्रकृति क्या होनी चाहिए? क्षारीय। डैट मीन्स क्षारीय किसको बोलते हैं? जिसका pH मान 7 से अधिक हो और जिसका 7 से कम हो वो अम्लीय और 7 लेवल पे आ जाए तो उदासीन। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त मानव शरीर का कितना प्रतिशत होता है? यानी हमारे पूरे बॉडी का कितना % भाग ब्लड होता है? ऑप्शन ए में 50%, बी में 7%, सी में 75% और डी में 10%। ऑप्शन सभी ने सोच लिया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में अनीमिया, बी में रक्तक्षीणता, सी में पीलिया और डी में A+B दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A+B दोनों, क्योंकि एक ही बीमारी का नाम है, एनीमिया कह लीजिए या रक्तक्षीणता कह लीजिए, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अब यहाँ पे
अगर आरबीसी के कमी से भी रोग दे दे तो आरबीसी की कमी से भी यही रोग होता है, एनीमिया, रक्तहीनता, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक बड़ा हिस्सा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ए में है शरीर का ताप नियंत्रण, बी में रोगों से लड़ना, सी में ऑक्सीजन का परिवहन करना और डी में कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना। इसका सही आंसर क्या होगा? कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोगों से लड़ना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। शरीर में रक्तहीनता का क्या कारण होता है? यानी शरीर में रक्तहीनता क्यों पाई जाती है? ए में डब्ल्यूबीसी के कारण, बी में प्लेटलेट्स के कारण, सी में ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, डी में हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ होता है? ये आरबीसी में उपस्थित होता है, जिसे हम एंटीजन भी बोलते हैं। अब एंटीजन क्या होता है देखते हैं अगले प्रश्न में। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? कल हमने पढ़ा था नॉर्मली ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा 60%, रुधिराणु 40%। फिर से रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पे एंटीजन के आधार पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए बी और ओ। एंटीजन के आधार पे बांटा गया है इनको, ब्लड को 4 भागों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड के किस ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? ए में है ए, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। सर्वग्राही यानी वो किसी से भी ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग सभी लोग जानते हैं। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। ब्लड को सर्वग्राही कहिए या एक्सेप्टर भी कहा जाता है। और वही ऑप्शन डी में दिया है ओ, जिसे सर्वदाता या डोनेटर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? यानी एक एडल्ट स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए में 100 ग्राम पर डेसीलीटर, बी में 200 ग्राम पर डेसीलीटर, सी में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और डी में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर ये यूनिट का प्रयोग मुख्यतः लैब में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डेसीलीटर में ही दिया जाता है। कई बार तो सब में 200 ग्राम ही देगा, लेकिन इधर यूनिट बदल देगा, डेसीलीटर के स्थान पे मिलीलीटर या फिर अन्य यूनिट कर देगा। तो हमें यूनिट पे भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे ग्राम डेसीलीटर यूनिट ही होना चाहिए। अब जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल वो पदार्थ है जो हम किस भोजन से ये हमारे शरीर में बढ़ता है। जैसे हम ऑयली पदार्थ खाएं, ज़्यादा वसा वाला, तो ये हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाता है। जैसे चना हो गया, बादाम वगैरह हो गया, सॉरी चना नहीं, बादाम और किशमिश वगैरह या क्रीम खाएं तो उससे भी हमारे शरीर में वसा का मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाता है और ये हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकता है। कई बार ये हार्ट अटैक ला देता है अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तब। तो इसका नॉर्मल आपका लेवल पूछता है तो कितना होना चाहिए? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होना चाहिए? यानी महिलाओं के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए में 12 ग्राम पर डेसीलीटर, बी में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, सी में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और डी में 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे 1 डेसीलीटर की बात की जा रही है, पूरे शरीर के ब्लड की बात नहीं की जा रही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 13 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर एक छोटा यूनिट होता है, जैसे हम एक ढक्कन ले लें, सिरप का कोई ढक्कन, दवा वाला छोटा सा, उतना मात्रा हम मान सकते हैं। तो उतना में 13 ग्राम होता है क्या? हीमोग्लोबिन। अगर पुरुषों में पूछ ले तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। यहीं पे आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेता है कि महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा किस में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तो जहाँ हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक वहाँ आयरन का मात्रा भी अधिक। तो पुरुषों में आयरन का मात्रा महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यही कारण है कि अगर बराबर मुक्का अगर हम औरत को मारते हैं या फिर किसी जेंट्स को मारते हैं तो जेंट्स को कम लगता है, जबकि औरत को ज़्यादा लगता है, क्योंकि जेंट्स का शरीर जो होता है हार्ड होता है औरतों की अपेक्षा। औरतों का सॉफ्ट हो जाता है, क्यों? आयरन की मात्रा की वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी के आकार में क्या अंतर होता है? ए में घटता है, बी में कभी घटता कभी बढ़ता है, सी में बढ़ता है, डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बढ़ता है। अब आरबीसी का आकार कैसा होता है? शर्ट के बटन के जैसा होता है, गोल, ऊपर से चिपटा हुआ, जिसका ऊंचाई बढ़ने पर आकार बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? आंसर सोच के करना है। चलिए ऑप्शन ए में है ए, बी में के, सी में प्लेटलेट्स और डी में सभी। तो यहाँ पे विटामिन पूछा है तो ऑप्शन सी कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सी क्या है? प्रोटीन है, प्लेटलेट्स, जबकि के क्या है? विटामिन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में विटामिन की बात कही जा रही है। प्लेटलेट्स तो वैसे मदद करता ही है, लेकिन ये विटामिन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी के। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री तापमान पे? तो ऑप्शन ए में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ब्लड में इतने डिग्री पे ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में, जो कि पेशेंट को देने के लिए रखा जाता है हॉस्पिटल वगैरह में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? ए में हीमोफीलिया, बी में एनीमिया, सी में पीलिया और डी में रक्त अल्पता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, हीमोफीलिया नामक रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, अगर उसका शरीर कहीं कट जाता है तो खून जल्दी नहीं रुकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त का जो लिक्विड हिस्सा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहले आप लोग आंसर इसका सोचिए। ए में है रुधिराणु, बी में प्लाज्मा, सी में प्लेटलेट्स और डी में सभी तरल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लाज्मा, क्योंकि ऑप्शन सी और डी तो मतलब ही नहीं रखते, क्योंकि रुधिर के 2 ही पार्ट होते हैं, रुधिराणु और प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और रुधिराणु सॉलिड होता है। जैसे हम पानी और चीनी के मिश्रण को ले लें तो पानी प्लाज्मा हो जाएगा और चीनी हो जाएगा रुधिराणु, जो कि इसमें दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और ब्लड का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ए में कैल्शियम, बी में फेरस, सी में जिंक और डी में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा। रक्त में किसकी मात्रा पाई जाती है? कौन सी धातु की? लोहा की, फेरस जिसको बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में हृदय, बी में किडनी, सी में एड्रिनल ग्रंथि और डी में महाधमनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। रक्त को शुद्ध करता है शरीर का कौन सा अंग? ए में वृक्क, बी में हृदय, सी में महाधमनी और डी में यकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वृक्क जो होता है रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं। इधर क्वेश्चन के बाद में कोष्टक में क्या लिखा है? डायलिसिस। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ देता है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तब आंसर होगा डायलिसिस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। तो ये प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार हम। प्रश्न है कि शरीर के अंदर वह कौन सा प्रोटीन है जो खून को जमने से रोकता है? आंसर इसका आपको कमेंट में करना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।